टेक्नोक्रेट हुकूमत क्या होती है? एक ऐसी हुकूमत जहाँ मुल्क का निज़ाम ऐसे लोगों को दे दिया जाए जो मुख्तलिफ शोबों में महारत रखते हों, जैसे कि इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, साइंसदान या माहिर मईशत वगैरह। ये टेक्नोक्रेट सियासी ओहदों पर फाइज होते हैं और अपनी महारत का इस्तेमाल करते हुए कानून बनाते हैं। एक टेक्नोक्रेट का इंतखाब माली, सनती या दीगर बहरानों में माहिराना राय हासिल करने के लिए किया जाता है। इन दोनों निज़ामों में फ़र्क ये है कि एक टेक्नोक्रेट हुकूमत मुंतखब सियासी अफराद की बजाय मुख्तलिफ शोबों के माहिरीन से बनाई जाती है, जबकि एक जमहूरी हुकूमत अवाम के मुंतखब करदा नुमाइंदों से बनाई जाती है। टेक्नोक्रेट सेटअप पाकिस्तान के मुख्तलिफ अदवार में नाफिज किए गए, जैसा कि 1958 में अयूब खान ने मार्शल लॉ लगाकर टेक्नोक्रेट सेटअप नाफिज किया, जिसमें टेक्नोक्रेट्स को हुकूमती ओहदों पर फाइज किया गया। 1977 में जनरल ज़ियाउल हक ने मार्शल लॉ लगाकर ऐसा ही सेटअप नाफिज किया, जबकि 1999 में दोबारा मुशर्रफ ने भी यही कोशिश की और उन्होंने भी एक टेक्नोक्रेट निज़ाम नाफिज किया। पाकिस्तान में टेक्नोक्रेट सेटअप का मतलब है फ़ौज की पुश्तपनाही और फ़ौजी आमरों के ज़रिए मुसल्लत करदा सदारती निज़ाम। मुल्क चलाने के लिए टेक्नोक्रेट्स की एक टीम को उनके मातहत कलीदी ओहदों पर ले आए। इससे जमहूरियत की अदम मौजूदगी और मुल्क के मामलात चलाने में जमहूरी हुकूमत की नाकामी भी ज़ाहिर होती है। इसका मतलब ये है कि सियासतदान बुरी तरह नाकाम हो चुके हैं और इनमें मुल्क पर हुकूमत करने की सलाहियत ही नहीं है। इसलिए अब हमें ऐसे लोगों को दरामद करने की ज़रूरत है जो मुल्क को बहरानों से निकालने की महारत रखते हों। पाकिस्तान में टेक्नोक्रेट निज़ाम हर बार नाकाम हुआ, क्योंकि पर्दे के पीछे निज़ाम वही रहता था, सिर्फ चेहरे बदलते थे। हुक्मरानी के असूल वही रहते हैं जो करप्ट अशराफिया को एनआरओ देते हैं। इन अदवार में इस टेक्नोक्रेट निज़ाम के तहत जो तरक्की हुई थी वो महज सर्द जंग और दहशत गर्दी के खिलाफ अमरीकी जंग के दौरान अमरीकी कैंप में पाकिस्तान की शिरकत का नतीजा थी। इन अदवार में हमें अमरीका से बेपनाह फंड्स मिले, लेकिन इसका नुकसान ये हुआ कि हज़ारों मासूम पाकिस्तानी शहीद हुए, पाकिस्तान दहशत गर्दों का गढ़ बन गया और इन डॉलरों के बदले हमें उन ताकतों की गुलामी कबूल करनी पड़ी। आलमी सतह पर टेक्नोक्रेट सियासी जमातों का हिस्सा बनते हैं, पार्लियामेंट के रुकन बनते हैं और फिर काबीना का हिस्सा बनते हैं, लेकिन हमारे मुल्क में टेक्नोक्रेट सियासी जमातों में शामिल नहीं होते और ना ही इन्हें अवाम ने जमहूरी तरीके से मुंतखब किया होता है। इन्हें ज़्यादातर मार्शल लॉ के दौरान आमरों की मदद करते देखा गया है। इन टेक्नोक्रेट्स की किसी पार्टी या रियासत से कोई वफादारी नहीं होती, ये सिर्फ अपनी नौकरी करते हैं और ज़्यादातर आलमी मालियाती इदारे के वफादार होते हैं। पाकिस्तान की तारीख बताती है कि एक गैर नुमाइंदा मशीर कौमी मफादात पर ज़ाती मफाद को तरजीह देते हैं और बैनुल अक़वामी दबाव के सामने झुक जाते हैं। चूंकि ये टेक्नोक्रेट्स पार्लियामेंट के मेंबर नहीं होते थे, इसीलिए वो अवाम या पार्लियामेंट के सामने जवाबदेह भी नहीं थे। पाकिस्तान के आइन के मुताबिक हर हुकूमत की मुद्दत 5 साल होती है, लिहाजा आइन के मुताबिक इंतखाबात ज़्यादा से ज़्यादा 5 साल यानी अगस्त 2023 में कराए जाने चाहिए। आइन में 5 साल की मुद्दत के बाद 2.5 साल की मुद्दत बढ़ाने की कोई गुंजाइश नहीं है, इसलिए आइन को तब्दील करना पड़ेगा जिसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है। अलबत्ता पाकिस्तान के आइन में टेक्नोक्रेट्स के लिए कुछ गुंजाइश है। एक जमहूरी हुकूमत में वज़ीर आज़म मुल्क चलाने के लिए 5 ऐसे मशीरों को मुंतखब करके अपनी काबीना का हिस्सा बना सकता है जो पार्लियामेंट के मेंबर ना हों। ये मशीर टेक्नोक्रेट हो सकते हैं जिनकी माहिर राय से मुल्क के लिए अहम फैसले लिए जा सकते हैं। सेनेट में भी टेक्नोक्रेट्स के लिए 4 मखसूस नशिस्तें हैं जिन्हें सियासी जमातें सेनेट में अपनी नुमाइंदगी के लिए मुकर्रर कर सकती हैं। शरीफ और ज़रदारी हुकूमतों ने आइन की इस शिक को इस्तेमाल करते हुए अपने ख़ानदान और दोस्तों को मशीर मुकर्रर किया ताकि इनको मराद दी जा सके या इन लोगों को अपने काम निकलवाने का पाबंद किया जा सके। इन मशीरों की तकर्रुरी में ना तालीम का ख्याल रखा गया, ना ही महारत का, बल्कि इनमें से अक्सर पर करप्शन और बदनवानी के मुकदमात थे। सिर्फ इमरान खान ही थे जिन्होंने असल में इस सहूलत से फ़ायदा उठाया और डॉक्टर सानिया निश्तर, डॉक्टर फैसल सुल्तान और शौकत तरीन जैसे माहिरीन को सामने लाए। यही वजह है कि इमरान खान मुल्क को पिछली हुकूमत की तरफ से छोड़े गए माशी बहरान से निकालने में कामयाब हुए। उन्होंने हुकूमत चलाने के लिए नौजवान और हुनरमंद अरकान को मुतारफ़ कराया। उन्होंने हुकूमत की मदद के लिए टेक्नोक्रेट्स के लिए खुसूसी नशिस्तों का इस्तेमाल किया। उन्होंने इस निज़ाम को तब्दील करने की कोशिश की जहाँ मखसूस नशिस्तों को एहसानात और ज़ाती फ़ायदे के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अचानक से अब टेक्नोक्रेट सेटअप की बाज़गश्त क्यों? जब भी मुल्क माशी मुश्किलात का शिकार होता है तो टेक्नोक्रेट हुकूमत बनाने का ख्याल उभरता है। मौजूदा हुकूमत में 80% काबीना ज़मानत पर है। मुख्तलिफ वजारतों को चलाने के लिए लोगों की तकर्रुरी के लिए इन वजारतों को चलाने का कोई हुनर या तजुर्बा नहीं है। इनके पास कोई माहिर माशियात, खारजा पॉलिसी के माहिरीन, साइंसदान या तवानाई के माहिरीन नहीं हैं, क्योंकि पाकिस्तान की ख़ानदानी सियासत में आला तालीम को कभी तरजीह ही नहीं दी गई।
موجودہ حکومت پر عوام کو اعتماد نہیں، کیونکہ یہ عوام کے مینڈیٹ سے نہیں بلکہ ایک سازش کے ذریعے مسلط کی گئی ہے۔ بین الاقوامی منڈیوں اور سرمایہ کاروں کو بھی اس حکومت پر بھروسہ نہیں ہے، اور کوئی ہمیں بیل آؤٹ کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔ پاکستان معاشی طور پر تقریباً دیوالیہ ہو چکا ہے۔ اسحاق ڈار، جن کو معیشت کا ماہر سمجھ کر ملک کی ڈوبتی ہوئی معیشت کو بحال کرنے کے لیے پورے سرکاری پروٹوکول کے ساتھ لایا گیا تھا، وہ بری طرح ناکام ہو چکے ہیں۔ مفتاح کے بعد ڈار نے بھی گھٹنے ٹیک دیے ہیں، اور اب دونوں ایک دوسرے پر الزام تراشی کر کے اس تباہی سے سبکدوش ہونے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پی ڈی ایم کی حکومت 2.5 سال کے لیے ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ کیوں چاہتی ہے؟ وہ اس لیے کہ ان کو الیکشن کا خوف ہے، کیونکہ عمران خان کی پارٹی تمام سرویز، پولز اور ضمنی انتخابات میں جیت رہی ہے۔ ان کو این آر او کے الٹ جانے کا بھی اندیشہ ہے، کیونکہ عمران خان واپس آتے ہی سب کے لیے احتساب کا عمل دوبارہ شروع کر دیں گے۔ پی ڈی ایم کی حکومت کی طرف سے پیدا ہونے والی معاشی گندگی کو صاف کرنے کے لیے مشکل فیصلے لینے سے بھی خوفزدہ ہے، کیونکہ وہ پہلے ہی انتہائی مہنگائی کی وجہ سے اپنا ووٹ بینک کھو چکے ہیں۔ ٹیکنوکریٹ نظام انتخابات میں تاخیر کرے گا اور اس کٹ پتلی حکومت کے پیچھے کام کرنے والے لوگوں کو اختیارات دے گا کہ وہ مزید اختیارات کے ساتھ کام کرتے رہیں۔ یہ سب ان 2 سالوں میں عمران خان کو سیاست سے باہر کرنے کی کوشش کریں گے اور اپنی کھوئی ہوئی ساکھ بحال کرنے کی کوشش کریں گے۔ ٹیکنوکریٹ حکومت لانے کا مقصد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ امریکہ افغانستان میں اپنا غلبہ قائم رکھنے کے لیے پاکستان میں اپنی پسند کا سیٹ اپ لائے۔ اس کے عوض امریکہ سے جو امداد ملے گی، اس سے پاکستان کو معاشی مشکلات سے نکالا جا سکے گا، یعنی پھر سے پاکستان کو کسی اور کی جنگ میں دھکیل دیا جائے گا۔ اس سے پاکستان پھر سے دہشت گردی کی لپیٹ میں آ جائے گا اور ہم پھر سے امریکی غلامی قبول کر لیں گے۔ ٹیکنوکریٹ حکومت دوبارہ ناکام ہی ہوگی، کیونکہ اس سارے معاشی بحران کی جڑ سیاسی عدم استحکام ہے۔ جب تک سیاسی استحکام نہیں آئے گا، معیشت بہتر نہیں ہو سکتی۔ آپ امریکہ سے ایک ٹیکنوکریٹ امپورٹ کر کے یہاں بٹھائیں گے، اس کے خلاف احتجاجی جلسے ہوں گے۔ جب ان سے حالات نہیں سنبھل سکیں گے تو وہ سب کچھ چھوڑ کر واپس بھاگ جائیں گے، کیونکہ وہ عوام اور پارلیمنٹ کو جواب دہ نہیں ہے۔ ٹیکنوکریٹ حکومت ایک ماورائے آئین عمل ہوگا جس کا کوئی جواز ہی نہیں ہے، اور اسے ایک نیم مارشل لا کے طور پر دیکھا جائے گا۔ عام انتخابات ہی آگے بڑھنے کا واحد راستہ ہے، کیونکہ وہ ایک نئی حکومت لائیں گے جس کے پاس معاشی استحکام کے لیے راہ ہموار کرنے کا مینڈیٹ ہوگا۔ انتخابات جتنی دیر سے ہوں گے، ملک معاشی طور پر اتنا ہی زوال پذیر ہوگا اور عوام کی بدحالی کا باعث بنے گا۔ کوئی بھی ماورائے آئین تجربہ فضول مشق ہوگی جو پاکستان کی قومی سلامتی کو درپیش چیلنجز کو مزید پیچیدہ کر دے گی۔ یاد رکھیں کہ عوام ہی طاقت کا اصل سرچشمہ ہیں، اور جب تک عوام کی رائے کا احترام نہیں کیا جائے گا، اس وقت تک اس ملک کے مسائل حل نہیں ہوں گے۔